हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर अपना अभी तक 2 ही चल रहा है। लास्ट आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कल्याण की राजतरंगिणी और इसके बाद में हमारा बचेगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, कल्याण की राजतरंगिणी के बारे में बात करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ है विजय का शहर। ये बुक का नाम है भाई, राजतरंगिणी का एक किताब है। और कल्याण जो था जम्मू कश्मीर में जो था, जम्मू कश्मीर के शासक के अंदर एक जो था लेखक था, इतिहासकार था, कवि था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजतरंगिणी का विजय का, राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। ठीक है, या दूसरा कह सकते हैं राजाओं का इतिहास, राजाओं का इतिहास। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसकी रचना, राजतरंगिणी की जो रचना हुई, ये लोहार वंश के अंतिम शासक हुआ था जय सिंह। उसके शासनकाल में 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी के बीच में होती है। यानी इसको राजतरंगिणी को कितना वर्ष लगा था? इसको 2 वर्ष लगे थे। 1147 से 1149 ईस्वी के मध्य राजतरंगिणी का लेखन संपादन हुआ था और इसका लेखक था कल्याण। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर की स्थापना से लेकर 12वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास वर्णित है। जब जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी वहां से लेकर 12वीं शताब्दी का पूरा इतिहास इसमें राजतरंगिणी में वर्णित है। और ऐसा का ऐसा पूरा कौन कौन सा शासक हुआ, किस शासक ने क्या कार्य करवाए, किस शासक ने किस प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार के उसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, पूरी जानकारी हमें राजतरंगिणी में मिलती है। आगे बात करते हैं, इसमें 8 तरंग एवं 7826 श्लोक है। राजतरंगिणी के अंदर 8 तरंग होती है। तरंग का मतलब हम कह सकते हैं भाग, उसको भाग भी बोलते हैं। रामायण में तो उसे कांड भी बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो इसे सर्ग भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्ग। रामायण महाभारत में इसे नाम दिया गया था कांड। ठीक है, और हम अगर सीधी सीधी बात करें कितने भाग है तो इसके 8 भाग है, 8 जो है इसके पार्ट है। लेकिन इसमें इसको कहा गया तरंग, 8 तरंग है एवं 7826 इसमें श्लोक है। ये याद रखना। आपको वापस एक बार कल्याण की राजतरंगिणी, जम्मू कश्मीर का इतिहास, शाब्दिक राजाओं का इतिहास या राजाओं की नदी। रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय हुई। 2 वर्ष लगे 1147 से 1149 ईस्वी। जम्मू कश्मीर की स्थापना से लेकर 12वीं शताब्दी तक जितना भी इतिहास जम्मू कश्मीर का है पूरा ऐसा का ऐसा लेखा जोखा उसमें वर्णित है। और इसमें 8 तरंग है लेकिन 7826 इसमें श्लोक है। आगे हम बात कर लेते हैं राजतरंगिणी के बारे में। मुख्य जो बातें हुई वो हमें तो ये मुख्य बातें थी कल्याण की राजतरंगिणी के बारे में, इसका शाब्दिक अर्थ वगैरह हो गया। अब राजतरंगिणी के बारे में आगे हम बात करते हैं। पहले 3 तरंग में, टोटल 8 तरंग है भाई। ठीक है, पहले 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पहले जो शुरू के 3 तरंग है उसमें कश्मीर के जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो कश्मीर की क्या परंपराएं रही है उसके बारे में उसका चित्रण किया गया है। इस युग के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने, और इतिहास का पुनर्निर्माण, कल्याण ने इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे किया? कल्याण जब पैदा हुआ उससे पहले का इतिहास उसको जानना था कि जम्मू कश्मीर का इतिहास कैसा था। तो इसने पौराणिक स्रोत, ठीक है, मिथक होती है, दंत कथाएं होती है, जम्मू कश्मीर से जो जितने भी धर्म वहाँ उस समय वर्णित थे उसके पौराणिक धर्म ग्रंथ आदि से उसने अपनी जानकारियां जुटाई और एक सही जो सार गर्भित उसने इतिहास का निर्माण किया। इस युग के राजाओं का महाभारत और रामायण के चरित्र नायकों से भी संबंध जोड़ा गया है। चौथे से 6ठे तरंग में 3 तरंग की बात हुई। अब बात करते हैं चौथा तरंग, 5वां एवं 6ठा तरंग। इसमें कारकोट एवं उत्पन्न वंश के इतिहास का वर्णन है। उत्पन्न वंश बाकी के वंश है उसके इतिहास का वर्णन है। और केवल अंतिम 2 अध्याय जो है 7वां और 8वां कल्याण की व्यक्तिगत जानकारी एवं ग्रंथावलोकन पर आधारित है। अंतिम जो 2 तरंग है, 7वां तरंग और 8वां तरंग, इसमें हमें कल्याण की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता के नाम वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा
ग्रंथावलोकन, ग्रंथ की एक बार वापस समीक्षा की गई है, शुरू से लेकर अंतिम 8 तरंग तक ग्रंथ की पूरी समीक्षा, एक विश्लेषण करके उसका हमें उसकी जानकारी दी गई है। इस युग के बारे में उसकी पकड़ निश्चय ही ऐतिहासिक अभिलेखों और बौद्ध स्रोतों तक पहुंची थी। अंतिम 7वें एवं 8वें तरंग में लोहर वंश का इतिहास उल्लेखित है। पुस्तक में घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख है। कल्हण ने पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण एवं दोषों का उल्लेख किया। ध्यान देने के बाद तक कल्हण जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा, लेकिन पक्षपात रहित होकर उसने कोई भी राजा, कोई भी सम्राट शासक हुआ, उसके गुण क्या थे, उसके दोष क्या थे, उसका उसने बिल्कुल सत्य पर उसके सही उसने गुणों और दोषों का विवेचन किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसने किसी राजा के दोष छिपाने की कोशिश नहीं की है। कोई राजा जो जम्मू कश्मीर का उस पे सिंहासन पे विराजमान हुआ, उसमें क्या गुण थे, क्या अच्छाइयाँ थी, उस राजा की क्या दोष क्या बुराइयाँ थी, उसने वैसा का वैसा वर्णन किया है। पुस्तक के विषय में राजनीति के अतिरिक्त सदाचार एवं नैतिक शिक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है कि राजनीति तो है ही भाई, राजाओं का जो है शासन है तो राजनीति सबसे प्रमुख बात है। इसके अलावा भी सदाचार एवं नैतिक शिक्षा पर भी पुस्तक में बल दिया गया है। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कल्हण ने यह आप नोट कर सकते हैं, राजतरंगिणी इसकी भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी हुई जो है ये रचना है राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी संस्कृत में उपलब्ध उन रचनाओं में पहली महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त की विशेषता पाई जाती है। इसका भावार्थ बता दिया, राजाओं का इतिहास या राजाओं की नदी, इसका भावार्थ है। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर के पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर की स्थापना की थी पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। यानी सबसे पहले कश्मीर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर की स्थापना की पांडवों के भाई सहदेव ने। यह आपको नोट करना है, कश्मीर की स्थापना किसने की? पांडवों के भाई सहदेव ने जो है कश्मीर की स्थापना की थी, ऐसा माना गया है। यानी महाभारत काल से ही जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है हमें राजतरंगिणी में मिलता है, जो 12वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा मिलता है। राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष और विनिर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। इतिहासकार जिसे कहते हैं, इतिहासकार एक न्यायाधीश के समान होता है, उसकी सोच जो है न्यायाधीश के समान निष्पक्ष होती है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है और पक्षपात रहित होकर अपनी लेखन रचना करता है। कोई व्यक्ति या कोई भी शासक है, उसमें क्या गुण है क्या दोष है, उसका वैसा का वैसा सटीक वर्णन करता है, वही सच्चा इतिहासकार होता है, ठीक है। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना, अतीत से शिक्षा लेना आदि उद्देश्य से। यानी हम बात करते हैं कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना करने के पीछे उसकी क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य जम्मू कश्मीर के इतिहास के में जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा उद्देश्य अतीत से शिक्षा प्राप्त करना। अतीत यानी भूतकाल, भूतकाल में क्या क्या गलतियां हुई और भूतकाल से शिक्षा प्राप्त करके हम हमारे वर्तमान को और भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ये था कल्हण जिसने राजतरंगिणी की रचना करने के पीछे उसके निम्न उद्देश्य थे। वे इस रचना के मूल में उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी थे। वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली की जानकारी देना भी चाहते थे। इसके अलावा उद्देश्य क्या था? गौण उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी राजवंश हुए उनकी पूर्ण वंशावली की हमें जानकारी मिल जाए। भाई जम्मू कश्मीर आज हम भारत का अभिन्न हिस्सा, बार-बार बात जाती है, जब भी भारत की बात होती है तो जम्मू कश्मीर का जिक्र वहाँ पे होता है। तो जम्मू कश्मीर
कि अगर हम पूरी इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी की हमें जो है वहां पर उसका अध्ययन हमें करना होगा। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद गृह युद्ध और संघर्ष का युग आ गया। उस समय जो अनिश्चय एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था वह एक अन्य ऐसा तत्व था जिसने कल्हण को अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। अपने इतिहास के द्वारा वे जीवन, सांसारिक जीवन एवं भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक ले, इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्हें स्थितियों एवं घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ता है। यानी उनका तात्पर्य था भी इतिहास जो है, अतीत में हमारी जो भूलें हैं, अतीत में जो हमारी घटनाएं हैं, हमें उन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए और उन घटनाओं को देखते हुए हमें हमारा वर्तमान को तैयार करना चाहिए और भविष्य में उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और कल्हण द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी का भी शायद सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। ठीक है, तो आगे उसके बाद में बात करते हैं तो ये है, उन्होंने अपने 11 विद्वानों का उल्लेख किया है जो उनके साथ थे। राजाओं की काल कर्मानुसार सूची भी उन्होंने दी है, काल कर्मानुसार उन्होंने राजाओं की सूची तैयार की है। यानी सभी जो राजा है वो एक काल के अनुसार है, यानी आगे पीछे नहीं है। यानी कुल मिलाकर कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना करते समय हर छोटी बात का उसने ध्यान रखा है कि किस राजा ने कितने समय तक शासन किया, कब से कब तक किया और पूरी उसकी जानकारी हमें दी है। तो कल्हण ने चौथे तरह के अंतिम भाग में अपने समय तक अर्थात 3886 लौकिक शक से 4225 लौकिक शक उसकी काल गणना इतिहास सामग्री विस्तृत और विश्वसनीय है। अपने पूर्ववर्ती सूर्यों के 11 ग्रंथों और नीलमत के अतिरिक्त उसने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति पट, शास्त्र, भग्नावशेष, सिक्के और लोक श्रुति, दंत कथाएं आदि पुरातात्विक साधनों से उसने लाभ उठाने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने चारों शास्त्र की रचना के बारे में हर प्रकार का जो भी उनको जिस भी जहाँ से भी उनको सहायता प्राप्त हुई वहां से उन्होंने सहायता अपनी की है। प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति जो होते हैं, अभिलेख होते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करी। इसके अलावा भग्नावशेष को टूटी फूटी इमारतें, जीर्ण शीर्ण इमारतें, मंदिर वगैरह जो भी वहाँ बने हुए थे जो टूटी अवस्था में थी उससे जो जानकारी प्राप्त करी, सिक्कों से जानकारी प्राप्त करी और लोक श्रुति का मतलब था दंत कथाएं। बहुत सारी दंत कथाएं भी चलती रहती है और दंत कथाओं के माध्यम से भी हम किसी गांव, किसी शहर या किसी भी राज्य का इतिहास को जो है थोड़ा सा उसमें हमें मदद मिल जाती है, हम उसका इतिहास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कल्हण के द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी। एक बार आप बोर्ड पे वापस देख लीजिए और आपको इनको कॉपी में डायरेक्ट नोट करने हैं, इसी नाम से नोट करने हैं, कल्हण की राजतरंगिणी। चैप्टर 2 ही चल रहा है, शाब्दिक अर्थ इसका लिखा हुआ है। इसकी रचना कब हुई, जम्मू कश्मीर की स्थापना से लेकर, एक बार आप उसको बोर्ड पे देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं हम। कल्हण की राजतरंगिणी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो था विजयनगर। पहले नोट कर लीजिए इसको, विजयनगर वर्तमान का कर्नाटक को विजयनगर कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय का शहर, विजय का शहर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई, विजयनगर की स्थापना की 1336 ईस्वी में 2 भाइयों ने की थी, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये दक्षिण भारत में
तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये जो हरिहर और बुक्का थे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वंश। विजयनगर पे 4 जो प्रमुख वंश हुए थे विजयनगर साम्राज्य के। सबसे पहले हुआ था नंबर 1 पे संगम वंश, फिर हुआ था सुलू, फिर हुआ था तुलू, और फिर चौथे नंबर का जो वंश था वो था अराविदु। चार वंशों ने वहां पे जो है राज किया था विजयनगर पे। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अभी अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अवशेष के रूप में एक हम्पी, अगर कभी आपको कर्नाटक जाने का मौका मिले तो आप हम्पी जाइएगा। ठीक है, इसके बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा था, इतिहासकार था अब्दुल रज्जाक, पारस से आया था। इसने कहा कि दुनिया का सबसे भव्य शहर में से एक था ये। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य दिख रहा है आपको। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान का कर्नाटक, दक्षिण भारत का, उसको उस समय विजयनगर कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजय का शहर। इसकी स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, लिखा हुआ है बोर्ड पे, लिख रहा होगा 1336 ईस्वी में 2 भाइयों ने करी थी, हरिहर एवं बुक्का। इंपॉर्टेंट चीज ये बेसिक है, बेसिक आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अंदर तो वापस वही मसाला है कि केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, अंदर किसने क्या कौन सी उपलब्धियां। दक्षिण भारत के 2-4 राज्यों के नाम याद हो गए तो वहां उसका साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, ये था तुंगभद्रा नदी है, साउथ में बहती है दक्षिण भारत में। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। ठीक है, और अभी वर्तमान में केवल विजयनगर को जो है, पूरा विजयनगर खत्म हो गया, अब तो कर्नाटक ही है, लेकिन एक हम्पी जो है अभी भी सुरक्षित है। अभी उसको पुरातात्विक जो है हमारा निदेशालय है उसके अधीन है हम्पी, और संग्रहालय बना हुआ है वहां पे, वहां में विजयनगर की पूरी जानकारी मिलती है। अब्दुल रज्जाक था, इसने कहा था कि हम्पी जो है विजयनगर जो है दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से एक था। विजयनगर दुनिया का सबसे भव्य शहर था। ठीक है, और हरिहर बुक्का की बात करते हैं तो हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी 1356 ईस्वी में, और ये संगम वंश के थे। ठीक है, उसके बाद में 4 वंश हुए, संगम, सुलू, तुलू और अराविदु। याद रखना, संगम, सुलू, तुलू एंड अराविदु। अब हम बात करते हैं, टीवी देखते होंगे आप, टीवी में पहले एक अभी भी आता होगा शायद, तेनालीराम आता था, तेनालीराम। वो विजयनगर साम्राज्य में एक शासक हुए थे, कृष्णदेव राय, और वो कृष्णदेव राय उनका साथ ही उसका मंत्री था वो तेनालीराम, जो कि बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था, जिसे जब भी चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है तो चाणक्य का नाम साथ लिया जाता है। उसी तरह तेनालीरामा जो है हमारे टीवी पे शो आता था। अब किस चैनल पे आता था इतना मुझे पता नहीं है, मैं तो 2-4 बार देखा था तेनालीरामा। अगर आपको कभी मौका मिले, तेनालीरामा वो भी विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय जो थे, सबसे महान शासक हुए विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम सम्राट, जिसने पूरे साम्राज्य का विस्तार, दक्षिण भारत को पूरे को उसने कवर कर लिया था, कृष्णदेव राय। और लोक कल्याणकारी राजा थे, जनता की भलाई करने वाला राजा थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, जैसे अकबर बीरबल के चुटकुले चलते हैं, उसी तरह कृष्णदेव राय और तेनालीरामा के भी चुटकुले चलते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो विजयनगर साम्राज्य की थोड़ी बहुत जानकारी आपको उससे मिल सकती है। ठीक है, तेनालीरामा को आता है देखना कभी। तो विजयनगर 1336 ईस्वी हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की, और वंश था इसका संगम। आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में।
देखो इसकी अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में आया। अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा कि दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। इसकी स्थापना 1336 हरियर बुक का। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण में भारत मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध एक तीव्र प्रक्रिया थी। दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता जो है फैलती जा रही थी और मुस्लिम सत्ता को रोकने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ और उसने दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रसार वहीं पे रोक दिया। उस क्षेत्र के हिंदुओं ने इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म, समाज एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। विद्यारण्य नामक संत ने हरिहर बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया। विद्यारण्य नामक एक जो है पंडित जी हुए थे, इनका गुरु का नाम ले सकते हैं, इनके गुरु हुए विद्यारण्य। ये गुरु थे विद्यारण्य जी। इन्होंने हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में दीक्षित किया। यानी दीक्षित किया इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया गया था, उनको बलात् जबरदस्ती उनको मुस्लिम धर्म पे थोप दिया गया था। लेकिन विद्यारण्य जो गुरु हुए थे उन्होंने हरिहर और बुक्का दो भाइयों को वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू राज्य की स्थापना के लिए उनको प्रेरित किया कि हिंदू राज्य की स्थापना करो, मुस्लिम सत्ता का जो प्रसार हो रहा है, जो प्रचार हो रहा है, उसे रोको और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ो। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर का राज्य दक्षिण भारत की अस्थिर राजनीति और विघटनकारी प्रवृत्तियों का उत्पन्न हुआ। अलाउद्दीन के समय से ही दक्षिण में विद्रोह और उपद्रव होते रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1334 में कामपेली प्रांत में विद्रोह हुआ था। उस समय कौन था? 1336 में हमारे यहाँ जब तुगलक वंश चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सम्राट था। यहाँ से हम मैच कर सकते हैं। उस समय दिल्ली में जब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, उस समय उस जो है दिल्ली का सम्राट कौन था भाई? दिल्ली पर किसका राज था? दिल्ली पर तुगलक वंश का राज चल रहा था, तुगलक वंश। और उस समय सम्राट था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये जनाब मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। इतिहास में इसको पागल शासक की संज्ञा भी दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो वहां पे उस समय दक्षिण भारत में जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पे उसका शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो दक्षिण भारत में एक स्थान है कामपेली। तो कामपेली में विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, ठीक है। तो उसके दमन के लिए हरिहर बुक्का को सेना से दक्षिण भारत भेजा गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्र सत्ता हासिल कर ली। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भेजा कि दक्षिण भारत में जो विद्रोह हो रहा है उसको दबाया जाए। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने पासा पलट दिया और उन्होंने क्या करा? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर डाली और नए हिंदू राज्य का उद्भव हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। हरिहर बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप स्वरूप के सेवक थे, कालांतर में कामपेली चले गए। फिर दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की नींव डाली। यानी हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम था संगम और अपने पिताजी के नाम पे उन्होंने वंश का नाम डाल दिया संगम वंश। तो इस प्रकार 4 वंश हुए, याद रखना चाहिए, संगम, तुलुक और अरावली। दक्षिण भारत के 4 वंश वापिस दिख रहा है आपको। अब दक्षिण भारत के बाकी कौन कौन से जो सम्राट हुए, राजा हुए, उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। एक बार आप वापिस इनको नोट कर लेना। ये बेसिक है विजयनगर, इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कब की, और ये वंश हो गए। इसकी दक्षिण भारत में विजयनगर कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अभी हम्पी वहाँ पे संग्रहालय है, अगर आप कभी जाओ तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास हमें मिलता है। अब्दुल रज़्ज़ाक आया था, पारस से आया था, इसने कहा कि दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से ये एक था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।